10.1 परिचय। आइए रोजमर्रा की भाषा और शब्दकोशों में शक्ति के अर्थ को समझने से शुरुआत करें। उसके बाद हम पता लगाएंगे कि 17वीं और 18वीं शताब्दी के 3 राजनीतिक दार्शनिकों ने समाज में इसके महत्व और लोगों को स्वीकार्य शक्ति के प्रकार के बारे में कैसे सोचा। सत्ता और संप्रभुता की सीमाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक राजनीतिक वैज्ञानिक और एक समाजशास्त्री के दृष्टिकोण पर चर्चा की जाएगी। इससे समाज में अन्य संघों और समूहों के महत्व का परिचय मिलेगा। हम संक्षेप में उनके दृष्टिकोण प्रस्तुत करेंगे। मैक्स वेबर और टैलकॉट पार्सन्स, 2 प्रमुख समाजशास्त्रियों ने सत्ता की प्रकृति और वैधता पर चर्चा में योगदान दिया। हम वेबर द्वारा चर्चा की गई सत्ता धारकों के दायरे और सामान्य लक्ष्यों को प्राप्त करने और अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए सामाजिक व्यवस्था की क्षमता की व्याख्या करेंगे, जैसा कि टैलकॉट पार्सन्स ने रेखांकित किया है। इकाई को बेहतर ढंग से समझने के लिए छात्रों को कार्य पर और अन्य शक्ति पर इकाइयों का संदर्भ लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अवधारणाओं और स्थितियों को स्पष्ट करने के लिए हमने भारतीय परिवेश से कुछ उदाहरण प्रदान करने का प्रयास किया है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये उदाहरण शास्त्रीय लेखकों के उदाहरणों पर आधारित नहीं है। पावर शब्द की जड़ें लैटिन में है पोटिस, पॉज या पोटरे, जिसका अर्थ है सक्षम होना। दैनिक जीवन में हम इस शब्द का उपयोग विभिन्न अर्थों में करते हैं, जैसे अश्वशक्ति ऊर्जा को मापने और पावरलूम यांत्रिक ऊर्जा को दर्शाता है। गणित में जब हम x3 लिखते हैं तो इसका मतलब है कि x को अपने आप से 3 बार गुणा किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि x 2 है तो 23 को 2 की घात 3 तक बढ़ाया जाता है, जो 2x2 8 के बराबर होता है। यहाँ शक्ति का उपयोग छोटी संख्या को बड़ा करने के लिए किया जाता है। ये उदाहरण इस विचार को व्यक्त करते हैं कि शक्ति का तात्पर्य ऊर्जा को बढ़ाने की क्षमता से है, जो किसी व्यक्ति या वस्तु को अपना दायरा बढ़ाने में सक्षम बनाती है। गहरी समझ हासिल करने के लिए किसी शब्द से परिचित होने के लिए एक मानक शब्दकोश का उपयोग करने की अनुशंसा की जाती है। इस अनुच्छेद में 2 स्रोतों का उपयोग किया गया था, I संक्षिप्त ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी और 2 चैम्बर्स 20th सेंचुरी डिक्शनरी। बड़े ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में यह भी उल्लेख है कि किसी शब्द का पहली बार उपयोग कैसे किया गया और किसके द्वारा किया गया। जिज्ञासु छात्र किसी शब्द के विभिन्न अर्थ और उपयोग सीखने के लिए मानक शब्दकोशों से परामर्श करने की आदत विकसित कर सकते हैं। यह तो बस शुरुआत है और आगे की प्रगति में समाजशास्त्र के शब्दकोश और अंतर्राष्ट्रीय विश्वकोश शामिल है। जब कोई शब्द बार बार दोहराया जाता है तो शब्दकोश समान अर्थ वाले वैकल्पिक शब्द प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, ऑक्सफोर्ड संक्षिप्त शब्दकोश करने या कार्य करने की क्षमता, प्रभाव और किसी के नियंत्रण में अधिकार जैसे शब्दों का सुझाव देता है। इस प्रश्न को पिछले पाठ में पहले ही संबोधित किया जा चुका है। अब अगले चरण पर चलते हैं। 10.2 प्रारंभिक लेखक हॉब्स, लॉक, रूसो। समाजशास्त्र के उद्भव से पहले के प्रारंभिक विद्वानों के लेखन में हम सामान्य साहित्य में मौजूद प्रमुख शब्दों पर चर्चा पाते हैं। हमारा लक्ष्य हॉब्स, लॉक और रूसो के कार्यों में इन शब्दों के अर्थ और महत्व को समझना है। इन 3 लेखकों द्वारा शक्ति शब्द और कार्य के साथ इसके संभावित संबंधों की खोज की गई है। शक्ति संबंधों में असमान स्थिति और उन पदों पर आसीन व्यक्तियों के बीच परस्पर संबंध शामिल होते हैं। एक बुनियादी सवाल उठता है, दार्शनिक स्तर पर भी असमानता को क्यों बर्दाश्त या स्वीकार किया जाना चाहिए? एक अन्य परिप्रेक्ष्य का दावा है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ था, हर जगह वह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। इस धारणा को फ्रांस में प्रमुखता मिली, विशेषकर 1789 की फ्रांसीसी क्रांति की सामाजिक तैयारी के दौरान। इस अवधि के दौरान राजा के दैवीय अधिकार के दावे को चुनौती मिली।
संघर्ष ने राजा और पुजारी दोनों को निशाना बनाया जिन्होंने उस अधिकार को उचित ठहराया। मानवीय धर्मनिरपेक्ष ताकतों को मजबूत करने पर जोर दिया गया। यह विचार कि मनुष्य सभी चीजों का माप है एक जोरदार नारा बन गया। धर्मनिरपेक्ष ज्ञान को विश्वकोशों में अपना स्थान मिला। राजनीति पर चर्चा करने वाले विचारकों में हॉब्स 1588 से 1679 ने मनुष्य की प्रकृति पर विचार किया। उन्होंने उन आदिम लोगों पर ध्यान केंद्रित किया जो समान थे। व्यक्तियों के बीच अंतर बहुत अधिक नहीं है और प्रत्येक व्यक्ति समान लाभ का दावा कर सकता है। जब दो लोग एक ही चीज चाहते हैं और दोनों को वह चीज नहीं मिल पाती है तो वे दुश्मन बन सकते हैं, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। हॉब्स ने संघर्ष के 3 कारणों की पहचान की: प्रतिस्पर्धा, अविश्वास और प्रसिद्धि की खोज। प्रतिस्पर्धा हिंसा को जन्म देती है, पहली व्यक्तिगत लाभ के लिए और दूसरी रक्षा के लिए। तीसरे कारण में शब्दों या इशारों जैसी छोटी छोटी बातों पर टकराव शामिल है। हॉब्स ने तर्क दिया कि प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे का दुश्मन है, जिससे व्यवस्था, कला या समाज के बिना जीवन जी रहा है, एक ऐसा जीवन जिसे एकांत, गरीब, गंदा, क्रूर और छोटा बताया गया है। इसे संबोधित करने के लिए हॉब्स ने व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्राकृतिक कानूनों और एक सामान्य शक्ति की आवश्यकता का प्रस्ताव रखा। उन्होंने इसे प्राप्त करने के लिए तर्कसंगत समझौतों और एक शासक, राजा, की स्थापना का सुझाव दिया। जबकि सामाजिक व्यवस्था की चुनौती को उजागर करने के लिए हॉब्स के विचारों की प्रशंसा की गई है, कुछ विचारक मानव स्वभाव के उनके चित्रण और प्रस्तावित समाधान से असहमत है। फिर भी हमारी चर्चा के लिए यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि व्यवस्था बनाए रखने के लिए शक्ति को महत्वपूर्ण माना जाता है। जॉन लॉक 1632 से 1704 लोगों की समानता में विश्वास करते थे और उन्हें गलत काम करने वालों को दंडित करने का अधिकार देते थे। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि यदि पीड़ित भी न्यायाधीश के रूप में कार्य करेगा तो इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया जा सकता है। इसलिए लोके ने नागरिक सरकार के माध्यम से न्याय करने और दंड देने की भूमिका निभाने के लिए आम सहमति से गठित एक राज्य की स्थापना के लिए तर्क दिया। रूसो 1712 से 1778 3 लेखकों में सबसे प्रभावशाली थे, जिन्होंने 1789 में फ्रांसीसी क्रांतियों को जन्म देने वाले विचारों को प्रभावित किया। वह इस कथन से प्रसिद्ध है कि मनुष्य स्वतंत्र रूप से पैदा हुआ था, लेकिन हर जगह वह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। रूसो ने प्रस्तावित किया कि प्रकृति की स्थिति से आगे बढ़ते हुए मनुष्य ने एक सामान्य इच्छा विकसित की जो शक्ति के प्रयोग को उचित ठहरा सकती है। यहाँ तक कि राजा और अत्याचारी भी इस सामान्य इच्छा की शक्ति को नजरअंदाज नहीं कर सके, जिससे राज्यों को खत्म करने और गणराज्यों की स्थापना का औचित्य सामने आया। राजनीतिक दार्शनिकों द्वारा हॉब्स, लॉक और रूसो के विचारों की विस्तार से जांच की गई। इन 3 लेखकों का जिक्र करने के मुख्य कारण हैं: व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक केंद्रीय प्राधिकरण की आवश्यकता पर जोर दिया गया, जिसमें राज्य इस कार्य से जुड़ा हो। सत्ता के असमान वितरण को समझाने और उचित ठहराने की आवश्यकता, इस बात पर ध्यान केंद्रित करना कि कौन किस पर सत्ता रखता है और उसकी वैधता क्या है। 19वीं सदी की ओर बढ़ते हुए समाज पर चर्चा में विचारों और प्रगति का बोलबाला था, जो विशेष रूप से अगस्त कॉम्टे से प्रभावित थे। हर्बर्ट स्पेंसर ने एक जीव और विकास के रूप में समाज की अवधारणाओं को संयोजित किया, जिससे राज्य को समाज के कामकाज में एक केंद्रीय भूमिका मिली। 1871 में तीसरे गणतंत्र की स्थापना तक उस समय के फ्रांसीसी समाज में राजशाही और गणतंत्र के बीच निरंतर बदलाव देखा गया। इस अवधि में प्रमुख विकासों में एक कुशल सेना का निर्माण, सिविल सेवकों और नेताओं के प्रशिक्षण के लिए विशेष संस्थान और शिक्षा में बदलाव शामिल थे।
चर्च ने अभी भी शिक्षा को नियंत्रित किया, लेकिन राज्य प्रायोजित स्कूल शुरू किए गए। मंत्री ने दुर्खीम से परामर्श किया, जिन्होंने शिक्षकों को नए कार्यों के लिए प्रशिक्षित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। बोर्डो में शिक्षा के प्रोफेसर के रूप में दुर्खीम की पहली नियुक्ति इस विश्वास को दर्शाती है कि शिक्षा एक धर्मनिरपेक्ष समाज के लिए एक सामाजिक शक्ति थी। शिक्षा और राज्य मामलों में चर्च की भूमिका कम कर दी गई और शिक्षा को गणतंत्र को मजबूत करने के लिए एक कार्यात्मक उपकरण के रूप में देखा गया। जबकि चर्च के माध्यम से शिक्षा क्रांति से पहले राजशाही की सेवा करती थी, नई शिक्षा प्रणाली गणतंत्र के लिए कार्यात्मक हो गई, लेकिन फ्रांस में चर्च और राजशाही के लिए बेकार हो गई। 10.4 20वीं सदी के लेखक। 20वीं सदी में रॉबर्ट एम मैकाइवर संयुक्त राज्य अमेरिका में एक महत्वपूर्ण समाजशास्त्री थे। शुरुआत में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर रहे। उन्होंने पूर्ण राज्य संप्रभुता के विचार को चुनौती देते हुए स्टेट पुस्तक लिखी। मैकाइवर ने 3 संभावनाओं की खोज करते हुए तर्क दिया कि राज्य समाज का पर्याय नहीं है। राज्य के लिए विशेष गतिविधियां, ऐसी गतिविधियां जिनमें राज्य अन्य समूहों की तुलना में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकता है। गतिविधियां राज्य के अलावा अन्य संगठनों के लिए बेहतर अनुकूल है। मैकाइवर ने राज्य को कई महत्वपूर्ण सामाजिक संघों में से एक माना। इन विचारों को चार्ल्स एच पेज के सहलेखक क्लासिक पाठ्यपुस्तक सोसाइटी में विस्तृत किया गया था, जिसका भारत में समाजशास्त्र के छात्रों द्वारा लगभग 50 वर्षों तक अध्ययन किया गया था। चिंतन और कार्रवाई 10.1 क्या राज्य समाज के समान है? इस प्रश्न के सभी पहलुओं की जांच करें। यूके में हेरोल्ड लास्की ने राजनीतिक आंदोलनों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। अपने काम ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स में लास्की ने समाज में कई शक्ति केंद्रों के अस्तित्व का प्रस्ताव रखा, जिनमें से राज्य भी एक था। लास्की और मैकाइवर का अध्ययन करने वालों के लिए शक्ति के विभिन्न स्रोतों को समझना इस बात पर चर्चा करने में महत्वपूर्ण हो जाता है कि राज्य समाज में अन्य समूहों के साथ कैसे बातचीत करता है। परिणामस्वरूप राज्य और राजनीति को अन्योन्याश्रित चर के रूप में देखा जाने लगा। 10.5 मैक्स वेबर और टैलकॉट पार्सन्स। अन्य लोगों के अलावा जर्मन शास्त्रीय समाजशास्त्री मैक्स वेबर और टैलकॉट पार्सन्स ने सत्ता की प्रकृति और इसकी वैधता के सवालों पर ध्यान केंद्रित किया। टैलकॉट पार्सन्स ने सुझाव दिया कि राज्य सामाजिक व्यवस्था के सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इकाई के रूप में कार्य करता है। आइए इन दोनों विद्वानों के दृष्टिकोण पर गौर करें। बॉक्स 10.1 मैक्स वेबर, एक परिचय। मैक्स वेबर, एक प्रसिद्ध जर्मन समाजशास्त्री, का जन्म 29 अप्रैल 1864 को हुआ था और वह 1920 तक जीवित रहे। इग्नू में स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों की इकाइयों में उनके कार्यों के संदर्भ पर ध्यान दें। वेबर के युग में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा और प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 का सामना करते हुए एक प्रमुख शक्ति के रूप में जर्मनी की आर्थिक वृद्धि और राजनीतिक मजबूती देखी गई। वेबर ने विशेषज्ञता के साथ वर्साय में शांति संधि और बाद में वाइमर गणराज्य के संविधान में योगदान दिया। राजनीति, विश्वविद्यालय प्रोफेसरशिप और धार्मिक शिक्षा में डूबे वेबर की पारिवारिक पृष्ठभूमि ने उन्हें राजनीतिक और नौकरशाही प्रक्रियाओं में प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किया। एक विचारशील विद्वान के रूप में उन्होंने इन अनुभवों का विश्लेषण किया और पता लगाया कि पश्चिमी यूरोप 19वीं सदी में विशिष्ट रूप से विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण क्यों बन गया। विभिन्न धार्मिक प्रणालियों की तुलना करते हुए उन्होंने जांच की कि विचारों ने आर्थिक विकास को कैसे प्रभावित किया। मैक्स वेबर का यह पुनः परिचय उनके महत्व पर जोर देता है। जबकि यूरोपीय विद्वान जर्मन में उनके मूल कार्यों का उल्लेख करते हैं, भारत में हम अंग्रेजी अनुवादों पर भरोसा करते हैं, जिससे कभी-कभी यूरोपीय विद्वानों में चिंता पैदा हो जाती है।
भारत में इरावती कर्वे, रामकृष्ण मुखर्जी, चंद्रशेखरैया और जर्मन भाषा में पारंगत सुरेंद्र मुंशी जैसे समाजशास्त्रियों ने जर्मन समाजशास्त्रियों के अध्ययन में भाषा के सार को व्यक्त करने में मदद की, जिन्होंने जर्मन में प्रमुख रचनाएं लिखीं, जिनमें मैक्स वेबर, मार्क्स, सिमेल, टॉनीस और शामिल है। बाद में डैहनडोर्फ। मैक्स वेबर का मानना था कि 19वीं सदी के यूरोप में सामाजिक जीवन के संगठन की विशेषता विचार प्रणाली के रूप में संबंधपरक गणना और तर्कसंगता थी। उन्होंने इस परिप्रेक्ष्य को जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे अर्थव्यवस्था, राजनीति और यहाँ तक कि संगीत पर भी लागू किया और उनकी तर्कसंगता की अभिव्यक्ति के आधार पर व्याख्या की। उदाहरण के लिए, वेबर ने लूट और अवैध प्रथाओं से प्राप्त लाभ और तर्कसंगत पूंजीवाद के बीच अंतर किया। उन्होंने वाद्ययंत्रों के सिंक्रनाइजेशन पर ध्यान केंद्रित करते हुए ऑर्केस्ट्रा में संगीत के प्रदर्शन का भी विश्लेषण किया। सत्ता पर वेबर की चर्चा वैध शक्ति या अधिकार के उपयोग पर केंद्रित है, जिसे विभिन्न तर्कसंगतताओं या नियमों के आधार पर 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। परंपरा। पारंपरिक समाजों में सत्ता को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित करके सत्ता को वैध बनाया जाता है। उदाहरणों में एक राजा द्वारा सबसे बड़े बेटे को या मातृसत्तात्मक समाजों में बहन के बेटे को, जैसा कि मलयालम क्षेत्र में देखा जाता है, या सबसे छोटी बेटी के पति को पूर्वोत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में नौकरों के रूप में जाना जाता है, सत्ता सौंपना शामिल है। दुनिया भर में विभिन्न परंपराएं मौजूद हैं, जैसे कि एक अमेरिकी जनजाति जहां मूल्यवान वस्तुओं को नष्ट करने या जलाने से शक्ति प्राप्त की जाती थी, जिन्हें पोटलैच के रूप में जाना जाता है। नौकरशाही। वेबर ने नौकरशाही को एक तर्कसंगत कानूनी प्रणाली के रूप में परिभाषित किया, जहां ब्यूरो शब्द एक सामान्य विषय से संबंधित कागजात को व्यवस्थित करने के लिए कई दराजों वाली एक बड़ी मेज को संदर्भित करता है। सरकार में नौकरशाही भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति और सेवाओं की समाप्ति के नियमों के साथ संगठित होती है। किसी व्यक्ति को कार्यालय से अलग करना और वरिष्ठों और अधीनस्थों दोनों के लिए परिभाषित शक्तियों की स्थापना प्रमुख पहलू है। नौकरशाही पदानुक्रम नियमों का पालन करता है। निर्णय लेने की शक्ति नौकरशाहों के पास होती है, जो तय करते हैं कि कौन से कागजात को आगे बढ़ाना है या रोकना है। वेबर ने नौकरशाही को एक तर्कसंगत कानूनी प्रणाली के रूप में देखा, जो नियमों के पालन से वैधता प्राप्त करती है। करिश्मा। फारसी और उर्दू में करिश्मा शब्द मूल शब्द है, जिसने समान अर्थ के साथ यूरोपीय भाषाओं में अपनी जगह बनाई। करिश्मा या करिश्मा एक व्यक्ति में असाधारण क्षमताओं को दर्शाता है और अक्सर एक संत की असाधारण शक्तियों का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाता है, जो एक दिव्य तत्व से मिलता जुलता है, जो चमत्कार करके खुद को कायम रखता है। करिश्मे की निरंतरता उसके परिणाम देने की क्षमता पर निर्भर करती है। यदि किसी व्यक्ति के गुण उम्र या दुर्बलता जैसे कारकों के कारण अपनी प्रभावशीलता खो देते हैं, तो वे अपना करिश्मा खो सकते हैं। करिश्मा की वैधता परंपरा या तर्कसंगत नौकरशाही से उत्पन्न नहीं होती है। इसके बजाय एक करिश्माई व्यक्ति दोनों से आगे निकल जाता है, जो औचित्य के रूप में उनके व्यक्तिगत असाधारण प्रदर्शन पर निर्भर करता है। वेबर का कहना है कि करिश्माई नेता शुरू में असाधारण तरीकों से सत्ता तक पहुंच सकते हैं, लेकिन उस शक्ति को बनाए रखने के लिए उन्हें परंपरा की ओर लौटने या संबंधपरक नौकरशाही के माध्यम से वैधता की आवश्यकता होती है। यह बताता है कि क्यों कुछ क्रांतिकारी रूढ़िवादी बन जाते हैं और सत्ता संभाल लेते हैं। सत्ता को वैध बनाने के 3 तरीकों को मिलाकर आधुनिक लोकतंत्र सत्ता पदों को प्राप्त करने या छोड़ने के संवैधानिक तरीकों में विशेषज्ञ है, मुख्य रूप से गोली के बजाय मतपत्र के माध्यम से। लोकतंत्र की परीक्षा चुनावों के माध्यम से सत्ता के सुचारू हस्तांतरण और राजनीतिक व्यवस्था के निरंतर कामकाज में निहित है।
इन मानदंडों को ध्यान में रखते हुए मानव विकास सूचकांक पर देशों का स्थान महत्वपूर्ण है। इस संबंध में भारत कई एशियाई और अफ्रीकी देशों के साथ साथ कुछ लैटिन अमेरिकी देशों की तुलना में अधिक अनुकूल अंक अर्जित करता है। सत्ता के बारे में मैक्स वेबर का विचार यह सवाल उठाता है कि कौन किस पर सत्ता रखता है। यदि व्यक्ति ए व्यक्ति बी को उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ करवा सकता है, तो ए के पास बी पर शक्ति है। इस परिदृश्य में ए के पास सकारात्मक शक्ति है और बी के पास नकारात्मक शक्ति है। यदि ए बी को 4 आदेश जारी कर सकता है, तो हम कह सकते हैं कि ए के पास +4 यूनिट शक्ति है और बी के पास -4 है। ए और बी की संयुक्त शक्ति +4 है, जिसे शक्ति के शून्य योग के रूप में जाना जाता है। अब आइए अपना ध्यान टैलकॉट पार्सन्स पर केंद्रित करें। पार्सन्स ने मैक्स वेबर के कुछ कार्यों का जर्मन से अंग्रेजी में अनुवाद किया और शक्ति और समाज में इसकी भूमिका के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। पार्सन्स शक्ति को समाज को बनाए रखने के लिए एक आवश्यक शर्त के रूप में देखते हैं, जो इसे सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की अनुमति देती है। विभेदित और परस्पर जुड़े कार्यों वाले आधुनिक समाज में एक प्रणाली की विशेषताओं को उपप्रणालियों में पुनः प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें राजनीति उनमें से एक है। पार्सन्स संक्षेप में बताते हैं कि राज्यव्यवस्था किस प्रकार संगठित और कार्य करती है। कार्यात्मक दृष्टिकोण का तात्पर्य संघर्षों की अनुपस्थिति नहीं है, इसके बजाय यह अपने संसाधनों का उपयोग करके समस्याओं को संबोधित करने और हल करने की सिस्टम की क्षमता को दर्शाता है। यह परिप्रेक्ष्य इस बात की अंतर्दृष्टि प्रदान करता है कि आधुनिक समाज में विभिन्न संस्थाएं किस प्रकार समाज की आवश्यकताओं को पूरा करती है, एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करती है और इन संबंधों से ताकत प्राप्त करती है। यह कार्यात्मक दृष्टिकोण का मूल है। टैलकॉट पार्सन्स इस लेंस के माध्यम से सत्ता की जांच करते हैं, विशेष रूप से अमेरिकी लोकतंत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए मुद्दों को स्पष्ट करते हुए। कुछ बिंदुओं को स्पष्ट करने के लिए भारत के उदाहरण प्रस्तुत किए जाएंगे। पार्सन्स ने 2 बिंदुओं पर इस रुख पर पुनर्विचार किया है। सबसे पहले, शून्य योग स्थितियां एक अनोखी परिस्थिति के रूप में घटित हो सकती हैं। हालांकि ज्यादातर मामलों में लाभ और हानि एक दूसरे से प्रभावित नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए, ए बी को 4 आदेश जारी कर सकता है और हालांकि बी उनका पालन करता है, भविष्य में ऐसा अवसर हो सकता है जहां बी की इच्छाएं ए द्वारा पूरी की जाए। यह परिदृश्य दैनिक जीवन में आम है, जैसे कि जब बेटे की इच्छाएं पिता द्वारा पूरी की जाती हैं या जब कोई अधिकारी अधीनस्थ क्लर्क की राय से सहमत होता है। ग्रामीण जीवन में संरक्षक और ग्राहक के बीच संबंध भी इसी पैटर्न का अनुसरण कर सकते हैं। राजस्थान के एक गांव में एक ढोल वादक जानबूझकर विवाह समारोह के अंत में ढोल बजाने से परहेज कर सकता है, ताकि संरक्षक को सम्मानपूर्वक बकाया भुगतान करने के लिए प्रेरित किया जा सके। उचित भुगतान से संतुष्ट होने पर ड्रमर निष्कर्ष का संकेत देता है, जिसे अंतिम पोस्ट के रूप में जाना जाता है। इसी तरह एक स्वागत योग्य डिजाइन के लिए लकड़ी के बोर्ड की आपूर्ति करने वाला एक पारंपरिक बढ़ी कार्यवाही को तब तक रोक सकता है जब तक कि उचित मुआवजा स्वीकार नहीं किया जाता है। इन उदाहरणों में सार्वजनिक प्रदर्शन या प्रदर्शन में देरी से प्रतीत होने वाले निम्न कारीगर की शक्ति बढ़ जाती है। ये उदाहरण बताते हैं कि बिजली वितरण, जो उच्च से निम्न तक यूनिडायरेक्शनल लगता है, का प्रवाह विपरीत भी हो सकता है। कुछ मामलों में शक्ति समीकरण संरक्षक के लिए +4 इकाइयां और सेवारत समूह के लिए -4 हो सकता है, लेकिन अन्य अवसरों पर बाद वाले का पल्ला भारी हो सकता है। इसलिए ए के लिए समग्र शक्ति संतुलन कुछ उदाहरणों में +4 और अन्य में -2 हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप एक गैरशून्य योग मामला +4 4 और -2 + 2 0 हो सकता है।
दोनों स्थितियों पर विचार करते समय ए के लिए कुल शक्ति +4 और बी के लिए +2 है। इसे गैरशून्य योग शक्ति के रूप में जाना जाता है। पार्सन्स का दावा है कि गैरशून्य योग एक सामान्य विशेषता है और यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जहां यह शून्य हो जाता है तो यह अधिक सामान्य गैरशून्य योग श्रेणी के अंतर्गत आने वाला एक विशेष मामला है। एल विलंबता या पैटर्न रखरखाव को संदर्भित करता है जो समाज के मूल्यों के अनुरूप कानून बनाने के आधार को परिभाषित करता है। अतीत में समाज जन्म क्रम जैसे कारकों के आधार पर स्थिति आवंटित करता था जिसे शिलालेख के रूप में जाना जाता है। दूसरी ओर आधुनिक लोकतांत्रिक समाज स्थिति के आधार के रूप में उपलब्धियों पर जोर देते हैं। अतीत में धर्म ने स्थिति आवंटन को उचित ठहराया था, लेकिन भारत जैसे समकालीन लोकतंत्र अपने संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को निर्दिष्ट करते हैं। एक प्रणाली के 4 पहलू एक विशिष्ट क्रम का पालन करते हैं। अनुकूलन सीमा रखरखाव अन्य प्रणालियों के संबंध में सिस्टम के स्थान को परिभाषित करने और उसकी स्थिति निर्धारित करने से संबंधित है। समाज को बाहरी वातावरण, प्रकृति और संसाधनों के साथ अपने संबंध को परिभाषित करना चाहिए। अर्थव्यवस्था इस अर्थ में एक उपप्रणाली के रूप में कार्य करते हुए इन संसाधनों और ऊर्जा का उपयोग करने के प्रयासों का आयोजन करती है। पार्सन्स के साथ नील जे स्मेल्सर ने एक उपप्रणाली के रूप में अर्थव्यवस्था का विश्लेषण किया। स्मेल्सर यूके में अर्थशास्त्र का अध्ययन करने के बाद यूएसए में हार्वर्ड में पार्सन्स में शामिल हो गए, जिससे अर्थव्यवस्था और सामाजिक प्रणालियों के बीच संबंध स्थापित हुआ। इस सहयोग के परिणामस्वरूप 1956 में महत्वपूर्ण कार्य अर्थव्यवस्था और समाज सामने आया। बॉक्स 10.2 में पार्सन्स ने 1960 में आधुनिक समाजों में संरचना और प्रक्रिया शीर्षक से एक और काम लिखा। इस बिंदु पर पार्सन्स ने अपने विचारों को अधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के लिए एक किराए के लेखक की सहायता से एक सरल भाषा अपनाई। बर्कले विश्वविद्यालय में एक व्याख्यान के दौरान, जहां स्मेल्सर पढ़ाते थे, छात्रों ने पार्सन्स के विचारों के बारे में अपनी समझ व्यक्त की। कुछ लोगों ने सामग्री की नवीनता पर सवाल उठाया और मैंने पार्सन्स का ध्यान पावर एलीट के लेख को, विशेष रूप से सी राइट मिल्स की टिप्पणियों की ओर दिलाया। पार्सन्स ने अपनी स्थिति का बचाव करते हुए कहा कि अमेरिकी लोकतंत्र की आलोचनाएं निराधार थी। उन्होंने लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के उल्लंघन को संबोधित करने में अमेरिकी न्यायपालिका प्रणाली की ताकत पर प्रकाश डाला। यह किस्सा सिस्टम में पार्सन्स के विश्वास को एक सक्रिय और मजबूत इकाई के रूप में दर्शाता है, जो गलतियों को संबोधित करने में सक्षम है। लोगों को न्यायपालिका में विश्वास है। कार्यात्मक विश्लेषण को सक्षम करने वाली स्थितियों का सारांश। एक सामाजिक व्यवस्था मौजूद है और आंतरिक संघर्षों को संभाल सकती है। सामाजिक व्यवस्था में सक्रिय भाग शामिल होते हैं, जो इसके रखरखाव में योगदान देते हैं। यह व्यवस्था पदों पर व्यक्तियों के कार्यकाल और एक पीढ़ी के जीवनकाल से परे बनी रहती है। सिस्टम भागों, उनके अंतर्संबंधों और सिस्टम रखरखाव में योगदान के अध्ययन को कार्यात्मक दृष्टिकोण के रूप में जाना जाता है। स्पेंसर ने कार्यात्मक विश्लेषण की नींव रखी। उसके बाद दुर्खीम, मालिनोवस्की और रैडक्लिफ ब्राउन ने काम किया। आधुनिक समाजों का विश्लेषण करने के लिए हम पार्सन्स और मेर्टन को नवकार्यात्मकवादी मानते हैं। मालिनोवस्की और रैडक्लिफ ब्राउन ने आदिम समाजों पर ध्यान केंद्रित किया, जबकि दुर्खीम ने विकासवादी और तुलनात्मक तरीकों के साथ-साथ इस दृष्टिकोण का उपयोग किया। मेर्टन ने आधुनिक समाजों में विचारों का विस्तार किया, कार्य, शिथिलता, प्रकट और अव्यक्त कार्यों जैसे शब्दों को पेश किया और उन्हें एनोमी के अध्ययन से जोड़ा, लक्ष्यों और साधनों की परस्पर क्रिया की खोज की।
पार्सन्स ने सामाजिक प्रणालियों का अध्ययन किया, जिसे एजीआईएल प्रतिमान और कार्यात्मक आवश्यकताओं के माध्यम से इस इकाई में संक्षेपित किया गया है। सत्ता की अवधारणा राज्य व्यवस्था के दायरे में आती है। शक्ति के कार्यात्मक विश्लेषण में दो स्तर शामिल है। पारंपरिक दृष्टिकोण, किसका किस पर अधिकार है, योग शून्य है। दूसरी ओर कार्यात्मक दृष्टिकोण शक्ति को एक गैरशून्य योग के रूप में देखता है, जो व्यापक संदर्भ में शून्य योग भी हो सकता है। 2. शक्ति किसी प्रणाली की अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की सामूहिक क्षमता है। दूसरों पर सत्ता के प्रतिस्पर्धी दृष्टिकोण के विपरीत कार्यात्मक दृष्टिकोण प्रणाली की शक्ति पर ध्यान केंद्रित करता है, न कि केवल इसके भीतर सत्ता संघर्ष पर। सिस्टम की शक्ति बढ़ सकती है, जिससे वह सामूहिक चुनौतियों का सामना करने और मजबूत होने में सक्षम हो सकेगी। इस प्रकार सिस्टम की शक्ति कोई शून्य योग अवधारणा नहीं है, बल्कि वह है जो सामूहिक चुनौतियों का सामना करने की क्षमता को लगातार बढ़ाती है। 10.7 राज्य व्यवस्था एक उपप्रणाली के रूप में। अब आइए समाज के एक भाग के रूप में राजनीति के अध्ययन का अन्वेषण करें। भारत में ही इसी तरह के शैक्षणिक अभ्यास किए जाते हैं। जब हम भारत में जाति व्यवस्था की जांच करते हैं, तो हम उपजातियों पर भी विचार करते हैं। जी.एस. घुरे के प्रसिद्ध कथन को याद करते हुए कि उपजाति ही वास्तविक जाति है, बाद में भारतीय और अमेरिकी समाजशास्त्रियों ने उपजातियों को संदर्भित करने के लिए जाति शब्द का उपयोग करना शुरू कर दिया। यहाँ हमारा मुख्य ध्यान यह समझना है कि किसी सिस्टम और उसके सबसिस्टम का व्यापक स्तर पर विश्लेषण कैसे किया जाता है। क्या सबसिस्टम एक सिस्टम की तरह कार्य करता है? पार्सन्स और स्मेल्सर इसकी पुष्टि करते हुए कहते हैं, हाँ, अर्थव्यवस्था एक उपप्रणाली है और राजनीति भी। वे समान व्यवहार करते हैं। इसका तात्पर्य क्या है? आइए निम्नलिखित चर्चा में इसका पता लगाएं। एक सबसिस्टम एक सिस्टम का अनुकरण करता है और उसकी विशेषताओं को अपनाता है। आइए एक परिवार के उदाहरण पर विचार करें। संयुक्त परिवार व्यवस्था में जब पिता की मृत्यु हो जाती है, तो उसके 2 या 4 बेटे अपना अलग परिवार स्थापित करते हैं, जिससे संयुक्त परिवार कई एकल परिवारों में बदल जाता है। जैसे जैसे इन बेटों के बच्चे होंगे और उनका परिवार बढ़ेगा, परिवार फिर से संयुक्त हो सकता है। यह चक्र पीढ़ियों तक चलता रहता है, जिसमें बेटे माता पिता और बाद में दादा दादी बनते हैं। यह पैटर्न अक्सर ग्रामीण इलाकों में देखा जाता है। इसी प्रकार आर्थिक संदर्भ में कोई कंपनी या बैंक एक शाखा कार्यालय स्थापित कर सकता है, जो अंततः एक पूर्ण स्वतंत्र इकाई बन जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में पंजाब और आसपास के राज्यों में एक विश्वविद्यालय एक नया परिसर खोल सकता है, जो प्रभावी रूप से एक स्वायत्त इकाई के रूप में कार्य करेगा। राजनीति में एक संघीय केंद्रीय सरकार, विभिन्न राज्य सरकारें और कुछ केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, जिनमें से प्रत्येक सत्ता वितरण में अंतर के साथ प्रतिनिधि सरकारों के रूप में कार्य करता है। विकेंद्रीकरण प्रक्रिया इस पैटर्न को जिलों, पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों जैसे निचले स्तरों तक विस्तारित करती है। इन स्तरों पर सिस्टम की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए संबंधित इकाइयों के लिए बिजली कार्यात्मक होनी चाहिए। इस कार्यक्षमता को बनाए रखने के लिए 4 आवश्यकताएं महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें अक्सर एजीआईएल के रूप में याद किया जाता है। प्रत्येक राजनीतिक इकाई को अपनी सीमाएं स्थापित करनी होंगी और बाहरी परिस्थितियों के अनुकूल ढलना होगा। इसके पास सामान्य हित के लिए प्राकृतिक और अन्य संसाधन है। सामान्य लक्ष्यों को राजनीति के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, जिसमें शासन के नियम होते हैं जो निर्दिष्ट करते हैं कि विवादों या संघर्षों के मामले में किसे क्या और कैसे मिलेगा। मेर्टन 1968 द्वारा स्वीकृत मूल्यों और उन्हें संतुष्ट करने के वैकल्पिक साधनों के संबंध में विसंगति, नौकरशाही और सापेक्ष अभाव जैसी समस्याओं का अध्ययन किया गया है।
संघर्ष समाधान के लिए एजेंसी सक्रिय है और ये एजेंसियां सिस्टम के मूल्य पैटर्न के अनुसार कार्य करती है। उदाहरण के लिए, सभी के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं सभी नागरिकों के अधिकारों को दर्शाती है। राज्य व्यवस्था के प्रत्येक उपतंत्र, जैसे कि केंद्रीय, संघीय सरकार, राज्य, जिला परिषद, नगरपालिका सरकारें, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत को ये कार्य करने होंगे। विवरण भिन्न हो सकते हैं और दायरा भिन्न हो सकता है, लेकिन कार्यात्मक आवश्यकताओं को संबोधित किया जाना चाहिए। यह उदाहरण दर्शाता है कि कैसे एक सबसिस्टम एक सिस्टम की विशेषताओं को दोहराता है और इन आवश्यकताओं को कैसे पूरा किया जाता है, इसके बारे में हमारी समझ प्रत्येक स्तर पर कार्यात्मक विश्लेषण के माध्यम से आगे बढ़ती है। पार्सन्स ने अमेरिकी लोकतंत्र में शामिल राजनीतिक प्रक्रिया का विश्लेषण किया। इस बात पर जोर देना आवश्यक है कि कार्यात्मक दृष्टिकोण सत्ता में संघर्षों को स्वीकार करता है, जैसा कि कोसर ने सामाजिक संघर्ष के कार्य को पहचानते हुए बताया है। इसका अर्थ क्या है? यह सुझाव देता है कि जब कोई संघर्ष होता है, जैसे कि विभिन्न राज्यों में सत्ता में दो राजनीतिक दलों के बीच या जब राज्य स्तर पर पार्टी केंद्र में पार्टी से भिन्न होती है, तो यह पार्टियों के बीच एक दूसरे से बेहतर प्रदर्शन करने की प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है। दूसरे, संघर्ष एक दूसरे के खिलाफ अपने अधिकारों के दावे की ओर ले जाता है। यह दर्शाता है कि कैसे दोनों विरोधी पक्ष उस प्रणाली को बनाए रखने में सक्रिय रूप से योगदान करते हैं जिससे प्रत्येक को अपनी वैधता प्राप्त होती है। लक्ष्य संविधान में निहित है, शक्तियों को परिभाषित किया गया है और सतर्कता के साथ इन शक्तियों का प्रयोग कुल एकजुटता को बढ़ावा देता है। इस संघर्ष या प्रतिस्पर्धा से व्यवस्था की व्यापकता और ताकत बढ़ती है। दो विरोधी पार्टियों या पार्टियों के संयोजन के संदर्भ में संघर्ष अन्यथा विविध उपसमूहों के बीच आंतरिक एकजुटता को जन्म देता है। यह एक सामान्य उद्देश्य के लिए लड़ने के लिए उनके बीच कार्यात्मक एकता पैदा करता है। एक सामान्य प्रतिद्वंद्वी की पहचान करना समाज या बाध्य समूहों के भीतर एकीकरण को बढ़ावा देता है। 10.8 निष्कर्ष। आमतौर पर कार्यात्मक दृष्टिकोण को सरल समाजों के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। मेर्टन ने मध्य स्तर पर औद्योगिक समाजों में मुद्दों को संबोधित करते हुए कार्यात्मक अध्ययन के लिए एक नया प्रतिमान पेश किया। व्यापक स्तर पर पार्सन्स संस्थानों के बीच बढ़ते भेदभाव की विशेषता वाले आधुनिक समाजों के अध्ययन के दृष्टिकोण का विस्तार करते हैं। अर्थव्यवस्था की तरह राज्यव्यवस्था को समाज की जरूरतों को पूरा करने, सामान्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सामूहिक संगठन का प्रतिनिधित्व करने के रूप में देखा जाता है, जिसके उत्पाद के रूप में शक्ति होती है। यह शक्ति एक गैरशून्ययोग अवधारणा है, जिसका प्रयोग असहमति को कम करने, नियंत्रण करने और सामान्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वैध नेतृत्व द्वारा प्राधिकरण के माध्यम से किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे आधुनिक समाज में शक्ति एक मजबूत कानूनी प्रणाली और अर्थव्यवस्था के साथ मिलकर प्रतिस्पर्धा के माध्यम से सफलता पर केंद्रित मूल्य प्रणाली से ताकत प्राप्त करती है। उपलब्धि श्रेय, जन्म या परंपरा पर आधारित नहीं है। नेतृत्व और अधिकार करिश्माई प्रभाव के साथ नौकरशाही कानूनी प्रक्रियाओं को दर्शाते हैं, हालांकि कार्यालय इसे धारण करने वाले व्यक्ति से अलग होता है। ये पहलू परस्पर एक दूसरे को सुदृढ़ करते हैं, जिससे सामाजिक व्यवस्था की दृढ़ता सुनिश्चित होती है। समस्याएं उत्पन्न होती हैं, लेकिन उन्हें समग्र सिस्टम परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है। चिंतन और कार्रवाई 10.1। क्या राज्य और समाज एक ही है? इस प्रश्न के सभी पक्षों की जांच करें। चिंतन और कार्रवाई 10.1 राज्य और समाज के बीच संबंधों की जांच। परिचय। इग्नू के एक छात्र के रूप में, जिसे राज्य और समाज के बीच जटिल संबंधों की खोज करने का काम सौंपा गया है,
इन दो संस्थाओं की जटिलताओं में गहराई से उतरना महत्वपूर्ण है। राज्य और समाज के बीच गतिशील अंतःक्रिया पूरे इतिहास में विद्वानों की बहस और बौद्धिक चर्चा का विषय रही है। इस चिंतनशील निबंध में मेरा लक्ष्य विभिन्न दृष्टिकोणों और आयामों पर विचार करते हुए राज्य समाज संबंधों की बहुमुखी प्रकृति का पता लगाना है। राज्य और समाज को परिभाषित करना। उनके संबंधों की जांच करने से पहले राज्य और समाज शब्दों को परिभाषित करना आवश्यक है। राज्य आम तौर पर एक राजनीतिक संगठन को संदर्भित करता है जिसके पास एक विशिष्ट क्षेत्र के भीतर कानून बनाने और लागू करने का अधिकार होता है। दूसरी ओर समाज उन व्यक्तियों के समूह को शामिल करता है जो समान मूल्यों, मानदंडों और हितों को साझा करते हैं, और यह औपचारिक राजनीतिक संरचनाओं से परे मौजूद है। जबकि राज्य अक्सर शासन और राजनीतिक शक्ति से जुड़ा होता है, समाज व्यापक सामाजिक तानेबाने को शामिल करता है जिसमें सांस्कृतिक, आर्थिक और पारस्परिक आयाम शामिल होते हैं। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। राज्य समाज संबंधों को समझने के लिए ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यों का पता लगाना मूल्यवान है। राज्य और समाज के बीच संबंध समय के साथ विकसित हुए हैं, जो सामाजिक राजनीतिक परिवर्तनों, आर्थिक बदलावों और सांस्कृतिक विकास से प्रभावित है। उदाहरण के लिए, सामंती समाजों में राज्य और समाज अक्सर एक दूसरे से जुड़े होते थे, जिसमें राजनीतिक शक्ति कुछ शासक अभिजात वर्ग के हाथों में केंद्रित होती थी। हालांकि आधुनिक राष्ट्र राज्यों के उद्भव ने एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिह्नित किया, जिससे राज्य विशिष्ट सामाजिक संरचनाओं से अलग हो गया। उदारवादी परिप्रेक्ष्य। उदार दृष्टिकोण से राज्य और समाज अलग अलग भूमिकाएं और कार्य वाली अलग अलग इकाइयां हैं। उदारवादी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और स्वायत्तता पर जोर देते हुए सामाजिक मामलों में राज्य के सीमित हस्तक्षेप का तर्क देते हैं। इस दृष्टिकोण के अनुसार एक स्वस्थ समाज वह है जिसमें व्यक्तियों को राज्य के अत्यधिक हस्तक्षेप के बिना अपने हितों को आगे बढ़ाने की स्वतंत्रता है। उदारवादी परंपरा अक्सर राज्य को एक आवश्यक लेकिन सीमित इकाई के रूप में देखती है, जो व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौजूद है। मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य। इसके विपरीत मार्क्सवादी दृष्टिकोण राज्य को शासक वर्ग के एक उपकरण के रूप में देखता है, जो वर्ग आधारित असमानताओं को बनाए रखने में मदद करता है। मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य पूंजीपति वर्ग के हितों की रक्षा करने और पूंजीवादी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कार्य करता है। इस दृष्टि से राज्य और समाज अलग अलग नहीं है, बल्कि राज्य एक ऐसा उपकरण है जो मौजूदा सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सामाजिक संरचनाओं को प्रभावित और आकार देता है। प्रकार्यवादी परिप्रेक्ष्य। दूसरी ओर प्रकार्यवादियों का तर्क है कि राज्य और समाज एक दूसरे पर निर्भर है और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्य करते हैं। कार्यात्मक दृष्टिकोण से राज्य स्थिरता और एकजुटता सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक गतिविधियों को विनियमित और समन्वयित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह परिप्रेक्ष्य राज्य को सामाजिक मूल्यों और मानदंडों के प्रतिबिंब के रूप में देखता है, जो संतुलन बनाए रखने के लिए सामाजिक संस्थानों के साथ मिलकर काम करता है। अंतःक्रियावादी परिप्रेक्ष्य। अंतःक्रियावादी समाज के भीतर सूक्ष्म स्तरीय अंतःक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं और वे राज्य के साथ संबंधों को कैसे आकार देते हैं। वे राज्य के कार्यों और नीतियों को प्रभावित करने में व्यक्तियों और छोटे समूहों की भूमिका पर जोर देते हैं। अंतःक्रियावादी राजनीतिक एजेंडे को आकार देने और राज्य को जवाबदेह बनाए रखने में नागरिक समाज और जमीनी स्तर के आंदोलनों के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। इस दृष्टिकोण से राज्य और समाज निरंतर संवाद में हैं, जिसमें व्यक्ति राजनीतिक परिदृश्य को आकार देने में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। विभाजन की चुनौतियां। हालांकि ये दृष्टिकोण मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं,
लेकिन राज्य और समाज के बीच स्पष्ट द्वंद्व बनाए रखने में चुनौतियों को पहचानना आवश्यक है। वास्तविकता में अक्सर शक्ति की गतिशीलता का एक जटिल परस्पर क्रिया शामिल होता है, जहां राज्य सामाजिक संरचनाओं को प्रभावित करता है और इसके विपरीत। उदाहरण के लिए, वैश्वीकरण ने पारंपरिक सीमाओं को धुंधला कर दिया है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय ताकतें राज्य की नीतियों और सामाजिक गतिशीलता दोनों को आकार दे रही हैं। नागरिक समाज और मध्यस्थता की भूमिका। नागरिक समाज राज्य और समाज के बीच मध्यस्थ शक्ति के रूप में कार्य करता है। इसमें गैरसरकारी संगठन, वकालत समूह और जमीनी स्तर के आंदोलन शामिल हैं, जो राज्य से स्वतंत्र रूप से संचालित होते हैं। नागरिक समाज सार्वजनिक चर्चा को आकार देने, नीतिगत निर्णयों को प्रभावित करने और राज्य को जवाबदेह बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह मध्यस्थ कार्य राज्य और समाज के बीच स्पष्ट अलगाव की धारणा को चुनौती देता है, उनके अंतर्संबंध को उजागर करता है। समाज के प्रतिबिंब के रूप में राज्य। एक अन्य परिप्रेक्ष्य से पता चलता है कि राज्य सामाजिक मूल्यों और आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। लोकतांत्रिक समाजों में राज्य अक्सर चुनावी प्रक्रियाओं के माध्यम से लोगों की सामूहिक इच्छा से आकार लेता है। इस दृष्टि से राज्य सामाजिक सर्वसम्मति की अभिव्यक्ति है, जो बहुसंख्यकों के मूल्यों और प्राथमिकताओं को समाहित करता है। हालांकि चुनौती तब उत्पन्न होती है जब राज्य के कार्य समाज के भीतर विविध हितों से भिन्न होते हैं, जिससे तनाव और संघर्ष होते हैं। शक्ति की गतिशीलता और सामाजिक असमानता। राज्य और समाज के बीच संबंधों की जांच के लिए शक्ति की गतिशीलता और सामाजिक असमानता का आलोचनात्मक विश्लेषण आवश्यक है। राज्य वैध हिंसा पर अपने एकाधिकार के साथ सत्ता में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मौजूदा सामाजिक पदानुक्रमों को बनाए रखने या उन्हें चुनौती देने के लिए इस शक्ति गतिशीलता का उपयोग किया जा सकता है। पूरे इतिहास में सामाजिक आंदोलनों और क्रांतियों ने सामाजिक ताकतों के लिए राज्य संरचनाओं से लड़ने और उन्हें नया आकार देने की क्षमता का प्रदर्शन किया है। निष्कर्ष। निष्कर्षतः राज्य और समाज जटिल इकाइयां हैं, जिनका संबंध सरल वर्गीकरण से परे है। ऐतिहासिक विकास, विविध सैद्धांतिक दृष्टिकोण और समकालीन चुनौतियां इस रिश्ते की जटिल प्रकृति में योगदान करती हैं। जबकि कुछ दृष्टिकोण स्पष्ट द्वंद्व पर जोर देते हैं, अन्य राज्य और समाज के बीच परस्पर निर्भरता और निरंतर बातचीत पर प्रकाश डालते हैं। नागरिक समाज शक्ति की गतिशीलता और सामाजिक मूल्य विश्लेषण को और जटिल बनाते हैं। यह परीक्षण एक सूक्ष्म समझ की आवश्यकता को रेखांकित करता है, जो सरलीकृत वर्गीकरणों से परे हो। राज्य और समाज स्थिर संस्थाएं नहीं हैं। उनका रिश्ता ऐतिहासिक, राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तनों की प्रतिक्रिया में विकसित होता है। शासन, सत्ता और सामाजिक व्यवस्था की जटिलताओं को समझने के लिए इस रिश्ते की तरल और गतिशील प्रकृति को पहचानना आवश्यक है। चिंतन और क्रिया 10.2। क्या संघर्ष कार्यात्मक है? अपनी स्थिति स्पष्ट करें और दोस्तों के साथ चर्चा करें। शीर्षक: संघर्ष की कार्यात्मक गतिशीलता, एक गहन अन्वेषण। परिचय। इग्नू में एक छात्र के रूप में मुझे रिफ्लेक्शन एंड एक्शन 10.2 में पूछे गए दिलचस्प प्रश्न का पता लगाने का काम सौंपा गया है। क्या संघर्ष कार्यात्मक है? यह प्रश्न पारस्परिक, सामाजिक और संगठनात्मक संघर्षों की जटिल परस्पर क्रिया को उजागर करता है, जो हमें गंभीर रूप से जांचने के लिए प्रेरित करता है कि क्या संघर्ष किसी कार्यात्मक उद्देश्य को पूरा करता है या यदि यह केवल एक विघ्नकारी शक्ति है। इस चिंतनशील निबंध में मैं विभिन्न दृष्टिकोणों, सिद्धांतों और वास्तविक दुनिया के उदाहरणों से अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हुए संघर्ष की कार्यक्षमता पर अपनी स्थिति स्पष्ट करूंगा। इसके अलावा मैं इस बहुमुखी विषय की खोज को समृद्ध करने के लिए दोस्तों के साथ चर्चा में शामिल होऊंगा। संघर्ष को परिभाषित करना। आरंभ करने के लिए
यह परिभाषित करना अनिवार्य है कि संघर्ष से हमारा क्या मतलब है। संघर्ष असहमति या विवादों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें परस्पर विरोधी हितों, मूल्यों या लक्ष्यों की विशेषता वाली अंतःक्रियाओं की एक श्रृंखला शामिल है। संघर्ष विभिन्न स्तरों पर प्रकट हो सकते हैं, पारस्परिक संबंधों से लेकर व्यापक सामाजिक और वैश्विक मुद्दों तक। इसके संभावित कार्यों की सराहना करने के लिए संघर्ष को उसके विविध रूपों में समझना आवश्यक है। संघर्ष के कार्यात्मक पहलू। आम धारणा के विपरीत कि संघर्ष स्वाभाविक रूप से नकारात्मक है, कई विद्वानों का तर्क है कि संघर्ष वास्तव में कार्यात्मक हो सकता है। एक प्रमुख परिप्रेक्ष्य कार्यात्मकवादी दृष्टिकोण है, जो बताता है कि संघर्ष सकारात्मक परिवर्तन और विकास के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार संघर्ष रचनात्मकता, नवीनता और समस्या समाधान को प्रोत्साहित कर सकता है। उदाहरण के लिए, संगठनों के भीतर विभिन्न दृष्टिकोणों से संघर्ष उत्पन्न हो सकते हैं, जिससे नए विचारों और रणनीतियों की उत्पत्ति हो सकती है। इसके अलावा संघर्ष को गुप्त मुद्दों के समाधान के लिए एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। पारस्परिक संबंधों में संघर्ष अक्सर अंतर्निहित समस्याओं को सतह पर लाते हैं, जिससे व्यक्तियों को अपनी चिंताओं को व्यक्त करने और समाधान की दिशा में काम करने का अवसर मिलता है। यह पारदर्शिता स्वस्थ संबंधों को बढ़ावा दे सकती है और अनसुलझे तनावों के संचय को रोक सकती है। संघर्ष सामाजिक प्रगति को आगे बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पूरे इतिहास में नागरिक अधिकारों, लैंगिक समानता और पर्यावरणीय स्थिरता जैसे मुद्दों पर संघर्षों से कई सामाजिक प्रगति हुई है। इन मामलों में मौजूदा मानदंडों को चुनौती देने और सकारात्मक बदलाव की वकालत करने के लिए संघर्ष एक शक्तिशाली उपकरण बन जाता है। चुनौतियां और दुष्क्रियात्मक पहलू। संघर्ष के कार्यात्मक पहलुओं को स्वीकार करते समय यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि सभी संघर्षों के सकारात्मक परिणाम नहीं होते हैं। अनसुलझे या कुप्रबंधित संघर्ष विनाशकारी शक्तियों में बदल सकते हैं, जिससे व्यक्तियों, रिश्तों और समाज को नुकसान हो सकता है। उदाहरण के लिए, संगठनों में खराब तरीके से प्रबंधित संघर्षों के परिणामस्वरूप मनोबल, उत्पादकता और समग्र प्रभावशीलता में कमी आ सकती है। इसके अलावा गहरे बैठे पूर्वाग्रहों, भेदभाव या शक्ति असंतुलन से उत्पन्न होने वाले संघर्ष सामाजिक अन्याय को कायम रख सकते हैं। ऐसे मामलों में संघर्ष की निष्क्रिय प्रकृति स्पष्ट होती है, क्योंकि यह असमानता और हाशिए पर बने रहने में योगदान देता है। दोस्तों के साथ चर्चा। संघर्ष की कार्यक्षमता पर विविध दृष्टिकोण प्राप्त करने के लिए मैं विभिन्न शैक्षणिक पृष्ठभूमि और जीवन के अनुभवों वाले दोस्तों के साथ चर्चा में शामिल हुआ। विषय की जटिलता को दर्शाते हुए प्रतिक्रियाएं भिन्न भिन्न थीं। मनोविज्ञान का अध्ययन करने वाले एक मित्र ने व्यक्तिगत विकास में संघर्ष की भूमिका पर प्रकाश डाला। उनके अनुसार संघर्ष व्यक्तियों को अपनी मान्यताओं और मूल्यों का सामना करने, आत्मजागरूकता और व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देने के लिए मजबूर करते हैं। उन्होंने अपने जीवन से एक उदाहरण साझा किया जहां परिवार के एक सदस्य के साथ असहमति के कारण एक दूसरे के दृष्टिकोण के बारे में गहरी समझ विकसित हुई। इसके विपरीत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करने वाले एक मित्र ने संघर्ष की विनाशकारी क्षमता पर जोर दिया, खासकर वैश्विक राजनीति के संदर्भ में। उन्होंने तर्क दिया कि हालांकि संघर्षों से भूराजनीतिक परिवर्तन हो सकते हैं, लेकिन युद्धों और संघर्षों से जुड़ी मानवीय लागत और पीड़ा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। चर्चा ने संघर्ष के नैतिक आयामों और प्रभावित व्यक्तियों की भलाई पर विचार करने के महत्व को सामने लाया। संगठनात्मक प्रबंधन की पृष्ठभूमि वाले एक मित्र ने कॉरपोरेट सेटिंग्स के भीतर संघर्ष समाधान रणनीतियों में अंतर्दृष्टि प्रदान की। उन्होंने प्रभावी संचार, मध्यस्थता और रचनात्मक असहमति को अपनाने वाली संस्कृति को बढ़ावा देने के महत्व पर जोर दिया। उनके अनुसार
जब संघर्षों को अच्छी तरह से प्रबंधित किया जाता है तो वे टीम वर्क को मजबूत कर सकते हैं और संगठनात्मक सीखने में योगदान दे सकते हैं। संश्लेषण और व्यक्तिगत स्थिति। विभिन्न दृष्टिकोणों से प्राप्त अंतर्दृष्टि और दोस्तों के साथ चर्चा पर विचार करते हुए मैं खुद को संघर्ष की कार्यक्षमता पर एक सूक्ष्म दृष्टिकोण की ओर झुका हुआ पाता हूँ। जबकि संघर्षों में निर्विवाद रूप से कार्यात्मक होने की क्षमता होती है, उनके परिणाम इस बात पर निर्भर होते हैं कि उन्हें कैसे प्रबंधित और हल किया जाता है। संघर्ष जब खुले संचार, सहानुभूति और समाधान के प्रति प्रतिबद्धता के साथ संपर्क किया जाता है, सकारात्मक बदलाव के लिए एक प्रेरक शक्ति हो सकता है। व्यक्तिगत संबंधों में संघर्ष समझ को गहरा कर सकते हैं और संबंधों को मजबूत कर सकते हैं। संगठनात्मक सेटिंग्स में वे बेहतर निर्णय लेने और नवाचार का नेतृत्व कर सकते हैं। हालांकि संघर्ष की संभावित कार्यक्षमता को नैतिक विचारों और जिम्मेदार संघर्ष प्रबंधन की आवश्यकता पर हावी नहीं होना चाहिए। विनाशकारी संघर्ष जिनके परिणामस्वरूप व्यक्तियों को नुकसान होता है या सामाजिक अन्याय कायम रहता है, उन्हें कार्यात्मक नहीं माना जा सकता है। स्वस्थ असहमति और प्रणालीगत मुद्दों में निहित संघर्षों के बीच अंतर करना महत्वपूर्ण है, जिनके लिए परिवर्तनकारी परिवर्तन की आवश्यकता होती है। निष्कर्ष। निष्कर्षतः यह प्रश्न कि क्या संघर्ष कार्यात्मक है, सूक्ष्म और बहुआयामी है। इग्नू के एक छात्र के रूप में इस अन्वेषण ने मुझे संघर्ष की विविध गतिशीलता की गहरी समझ प्रदान की है। जबकि संघर्ष वास्तव में कार्यात्मक हो सकता है, इसकी कार्यक्षमता विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है, जिसमें संदर्भ, शामिल पक्ष और समाधान के दृष्टिकोण शामिल है। जैसे जैसे हम संघर्ष की जटिलताओं से निपटते हैं, इसकी विनाशकारी प्रवृत्तियों के प्रति सचेत रहते हुए सकारात्मक बदलाव की इसकी क्षमता को अपनाना आवश्यक है। खुले संचार, सहानुभूति और नैतिक विचार की संस्कृति को बढ़ावा देकर हम संघर्ष के कार्यात्मक पहलुओं का उपयोग कर सकते हैं और व्यक्तिगत, संगठनात्मक और सामाजिक विकास में योगदान कर सकते हैं।